हेलो स्टूडेंट, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर और अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कार्बिन इंटरमीडिएट, कार्बिन मध्यवर्ती। कार्बिन मध्यवर्ती जो है वो क्या है, एक प्रकार की उदासीन इंटरमीडिएट होती हैं। कैसे उदासीन इंटरमीडिएट होती हैं, इस तरह से आप इसको याद करें, CH2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बिन इंटरमीडिएट उदासीन मध्यवर्ती हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन न्यून मध्यवर्ती हैं। इसका मतलब ये है कि इसका जो कार्बन सेंटर होता है उसके अंदर ऑक्टेट या अष्टक जो है वो पूर्ण नहीं होता है। अष्टक पूर्ण नहीं होने के कारण ये क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं की भांति व्यवहार करती हैं। और उदासीन क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। आपको इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, आप उसमें सोच रहे होंगे कि ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आपको इसमें ये याद रखना है कि ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये 2 अलग अलग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दोनों ही अनपेयर्ड हैं। किस तरह से इसके अंदर ये अरेंज रहते हैं हमें वो देखना है। तो कार्बन मध्यवर्ती जो है इस तरह से मैं इसको लिखती हूँ, 2 वैलेंसी पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई अदर ग्रुप भी हो सकता है, और इसके पास होते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके पास में ऑक्टेट जो है इसका वो अनकम्प्लीट रहता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं कार्बिन मध्यवर्ती। अब कार्बिन मध्यवर्ती देखे जाएं तो कार्बिन मध्यवर्ती 2 प्रकार की होगी, एक होगी सिंगलेट कार्बिन, एक होगी ट्रिपलेट कार्बिन। सवाल आता है तो इसी पे ही आता है, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन पे। तो एक है सिंगलेट कार्बिन और दूसरी है आपके ट्रिपलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन। जो सिंगलेट कार्बिन होती हैं, सिंगलेट कार्बिन के अंदर जो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक ही सेल के अंदर रहते हैं। इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो सिंगलेट कार्बिन है, सिंगलेट कार्बिन sp2 संग्रहित होती हैं। sp2 संग्रहित हैं तो ज्यामिति कैसी होगी, उसकी ज्यामिति जो है वो प्लेनर होती हैं या समतलीय होती हैं। इसके अलावा सिंगलेट कार्बिन के अंदर जो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो आपको दिख रहा है एक ही सेल के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। जबकि ट्रिपलेट कार्बिन होती हैं, ट्रिपलेट कार्बिन है, इसके अंदर ट्रिपलेट कार्बिन के अंदर sp संकरण पाया जाता है। sp संकरण है, इसका मतलब ज्यामिति कैसी होगी, इसकी ज्यामिति जो होगी वो लीनियर या रेखीय होती हैं, लीनियर या रेखीय ज्यामिति होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन या कोई ग्रुप जुड़े हुए होंगे। अब इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करेंगे, एक तो एक सेल के अंदर रहता है, दूसरा दूसरी सेल के अंदर रहता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंगलेट कार्बिन के अंदर दोनों ही फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही सेल के अंदर होंगे, जबकि ट्रिपलेट कार्बिन के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग सेल के अंदर उपस्थित होते हैं। अब सवाल ये आता है कि दोनों में से कौन सी कार्बिन है जो ज़्यादा स्थायी होती हैं या स्टेबल होती हैं। तो आपको याद रखना है ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन। इट्स मीन कि ट्रिपलेट कार्बिन या त्रिक कार्बिन जो होती हैं वो सिंगलेट कार्बिन की तुलना में अधिक स्थायी होती हैं। क्यों होती है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण ये है कि ट्रिपलेट कार्बिन के अंदर दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षकों के अंदर उपस्थित रहते हैं। अलग अलग कक्षकों के अंदर उपस्थित रहने के कारण इनके अंदर प्रतिकर्षण नहीं होगा, प्रतिकर्षण नहीं होगा तो ऊर्जा क्या होगी, कम, और ऊर्जा कम तो स्थायित्व ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षकों में रहते हैं, इसलिए इनका जो घूर्णन होता है जिसे कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण, एक का चुंबकीय आघूर्ण और दूसरे का चुंबकीय आघूर्ण, ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए कटता नहीं है, या मतलब कह सकते हैं कैंसिल नहीं होगा, मतलब जुड़ जाता है। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण जो है वो नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर तो नहीं होता है। लेकिन सिंगलेट के अंदर, अगर सिंगलेट के अंदर देखें तो एक का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत हैं। एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और एक ही शेल के अंदर, तो एक का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को खत्म कर देगा, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। तो सिंगलेट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट 0, ट्रिपलेट के लिए होता है नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होगा। अब सिंगलेट कार्बिन जो होती हैं उसके अंदर दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही सेल के अंदर उपस्थित होते हैं। एक ही सेल के अंदर उपस्थित होने के कारण क्या होगा, इनके अंदर प्रतिकर्षण, रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा, और रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ऊर्जा बढ़ जाएगी। कौन सी, प्रतिकर्षण ऊर्जा इनकी बढ़ जाएगी, और ऊर्जा जैसे ही बढ़ेगी इनकी स्टेबिलिटी
इनका स्थायित्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, जबकि इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल में है, प्रतिकर्षण कम होगा, ऊर्जा कम होगी, तो स्थायित्व भी ज़्यादा रहेगा। तो कुल मिला के ट्रिपलेट कार्बिन क्या हो जाएगी, मोर स्टेबल हो जाएगी, किससे, सिंगलेट कार्बिन से। क्लियर, तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं सिंगलेट, ये जो कार्बिन है बनेगी कैसे, मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है और उसके बारे में उसकी केमिकल रिएक्शन क्या है। तो देखते हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन या कार्बिन बनाने की विधि। कार्बिन बनाने की विधि, कार्बिन बनाने की विधि के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे डाईएजोमेथेन और कीटीन से। किससे, डाईएजोमेथेन और दूसरा है कीटीन। इनका क्या कराया जाता है, इनका कराया जाएगा फोटोलाइसिस या थर्मोलाइसिस, मतलब फोटोन या लाइट की उपस्थिति में अपघटित होंगे तो उसे हम कहेंगे फोटोलाइसिस, और अगर ऊष्मा पाकर ऊष्मा की उपस्थिति में अपघटित होंगे तो उसे हम कहेंगे थर्मोलाइसिस। तो लेना क्या है, डाईएजोमेथेन, ऐसे याद रखना है डाईएजोमेथेन। देखो ये CH2 ग्रुप होता है मेथेन, और इसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है, इसके साथ में जुड़ा हुआ है N डबल बॉन्ड N, इसे कहेंगे डाईएजोमेथेन। ठीक है, अब ये डाईएजोमेथेन क्या करेगा, ये टूटता है ताप की उपस्थिति में, जिसे हम कहते हैं थर्मोलाइसिस, और थर्मोलाइसिस होगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो किस तरह से टूटता है, आपको यहाँ समझ में आएगा कि इसके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये टूटा, फिर इसकी तरफ एक बॉन्ड इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ के जाएगा, तो ये बन गई आपके कार्बिन और ये निकल गया बाहर N2। क्लियर, ये कार्बिन बन गई। इसी तरह से कीटीन, कीटीन का भी सेम फार्मूला होता है, इसकी जगह CO ग्रुप आ जाएगा। कीटीन को भी ताप की उपस्थिति में या फिर लाइट की उपस्थिति में गर्म करेंगे, फोटोलाइसिस या थर्मोलाइसिस होगा तो ये टूटेगा और क्या बनेगा, कार्बिन बन जाएगी और CO बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला मेथड है, डाईएजोमेथेन या फिर कीटीन से क्या बनाना है, कार्बिन बनानी है, तो कार्बिन बनाने की विधि। दूसरा जो है, दूसरा है आपका क्लोरोफॉर्म से। किससे बनाना है, क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म जो है वो क्षारीय माध्यम में रिएक्शन करेगा तो कार्बिन देगा, डाईक्लोरोकार्बिन। तो जैसे क्लोरोफॉर्म देखो फॉर्मूला क्या है, CHCl3, किसके साथ में, क्षारीय माध्यम में, ये क्षार ले लिया, क्षार के माध्यम में ये OH है, क्षार है, तो उसके साथ में कौन जुड़ेगा, प्रोटॉन जुड़ना चाहेगा, और ये आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे के बाहर निकल जाएगा और देगा किसको, कार्बन को, तो ये बनेगा CCl3 माइनस। माइनस क्यों आया, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और खुद H+ के रूप में बाहर निकल गया, फिर ये H+ या OH जुड़ जाएंगे और H2O बाहर निकल जाएगा। क्लियर, ये आपका एक एनाइन बना, अभी तक कार्बिन नहीं बनी है, तो फिर क्या करेंगे, ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोराइड दिख रहा है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, तो क्लोरीन जो है वो क्लोराइड के रूप में बाहर निकल जाएगा, और फिर आपके पास क्या बचा, CCl2। तो ये CCl2 क्या है, डाईक्लोरोकार्बिन, ये भी कार्बिन ही है, कार्बन की वैलेंसी पे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये है डाईक्लोरोकार्बिन। तीसरा जो है, तीसरा बनेगा साइक्लिक एलिमिनेशन। साइक्लिक एलिमिनेशन या चक्रीय विलोपन, मतलब चक्रीय कंपाउंड जो कोई होगा उसका थर्मोलाइसिस होगा। जैसे अपने पास होती हैं साइक्लोप्रोपिन, ये क्या है, साइक्लोप्रोपिन। इस साइक्लोप्रोपिन का थर्मोलाइसिस कराते हैं, गर्म करते हैं तो ये टूटती हैं। कैसे टूटेगी, देखो इस तरह से एक बॉन्ड टूटा, एक तरह से ये बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिला, एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से मिला, और फिर एक एक इलेक्ट्रॉन इनको मिलेंगे जो आपस में क्या कर लेंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बना लेंगे। क्लियर, तो इस तरह से टूटेगा। तो ये एक तो बनेगा आपका कार्बिन और दूसरा क्या बनेगा, एथिल, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर, समझ में आ गया, ये है मेथड ऑफ फॉर्मेशन, बनाने की विधि, कार्बिन बनाने की विधि, कार्बिन कैसे बनेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं, इसकी रासायनिक अभिक्रिया, कार्बिन की रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले कार्बिन की रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्बिन क्या करता है, इंसर्शन करता है या निवेशन करता है। अगर कोई कार्बन की सीधी श्रृंखला है उसके अंदर जुड़ जाएगा, अगर कोई कार्बन की सीधी श्रृंखला है जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसके अंदर जुड़ जाएगा और चेन की लंबाई में वृद्धि कर देगा, तो उसका निवेशन हो जाता है, इंसर्शन हो जाता है, निवेशन। जैसे कि देखो ये एक एग्जाम्पल है, CH2 CH2 CH3, ठीक है। इसके साथ में क्या करेगा, कार्बिन रिएक्शन करता है,
कार्बिन को तो करना क्या है, एक एक बॉन्ड बनाना है दोनों तरफ और जुड़ जाएगा। अब ये CH2 आपको यहाँ पे CH2 दिख रहा है, यहाँ पे CH2 दिख रहा है, ये CH2 क्या करेगा, इधर ही कहीं जाके बीच में जुड़ जाएगा। तो सिग्मा बंधों के बीच में इनका क्या हो रहा है, निवेशन हो रहा है। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा देखो CH3 CH2 CH2, दो तो थे ही, एक तीसरा कार्बिन आ गया तो CH2 और CH3। ठीक है, क्या था, ब्यूटेन था, क्या बन गया, पेंटेन बन गया। तो ये एक रिएक्शन हो गई इसकी। दूसरी इसी के अंदर, ये पहली निवेशन के अंदर, दूसरी इसके अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड है, जैसे ये आपने पढ़ा था, जस्ट उल्टा वापस रिएक्शन। इसकी अगर मैं रिएक्शन कराऊँ कार्बिन के साथ में तो क्या करेगा, ये एक बॉन्ड यहाँ से बनाएगा। देखो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेंगे इसको इस तरह से। ठीक है, तो ये किसके साथ बंद बना लेगा, एक इसके साथ में ये बंद बना लेगा। तो इस तरह से क्या बनेगा, वापस साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। तो ये वापस आपका साइक्लोप्रोपेन बन गया। क्लियर, तो ये हो गया इसके अंदर डबल बॉन्ड के अंदर इंसर्शन रिएक्शन। ये तो वो रिएक्शन है जो कार्बिन देता है। ठीक है, अब दो ऐसी रिएक्शन जिसके अंतर्गत कार्बिन एज ए मध्यवर्ती के रूप में बनता है, तो उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। तो ऐसे कौन से रिएक्शन है जिसमें मध्यवर्ती के रूप में बनता है, दो रिएक्शन है, एक है रायमंड टीमान अभिक्रिया, पहली है आपकी रायमंड टीमान अभिक्रिया, दूसरी है हाफमान कार्बल एमीन अभिक्रिया। तो पहली है रायमंड टीमान अभिक्रिया। रायमंड टीमान अभिक्रिया का मतलब क्या है, रायमंड टीमान अभिक्रिया का मतलब है रायमंड टीमान अभिक्रिया। रायमंड टीमान अभिक्रिया के अंदर जो फिनॉल होता है, फिनॉल की रिएक्शन कराई जाती है क्लोरोफॉर्म तथा 3KOH के साथ में। ठीक है, जब इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे तो बनता है ऑर्था हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, ये बनता है। देखो OH तो है, यहाँ पे CHO एक ग्रुप आ गया। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर ये याद रखना है। तो हमने लिया क्या, क्लोरोफॉर्म और 3 मोल KOH के लिए, ये इसका प्रोडक्ट बनता है। अब आपको देखना है कि इसमें मध्यवर्ती कार्बिन कहाँ पे बना, तो हम मैकेनिज्म देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो इसके मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म के अंदर देखो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म किसके साथ अभिक्रिया करेगा, क्षार के साथ। ये आपका क्लोरोफॉर्म, ये एक क्षार का मॉलिक्यूल आ गया, इसके साथ में रिएक्शन करेगा, मतलब क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है वो H+ के रूप में बाहर जुड़ जाएगा। तो ये H+ के रूप में हाइड्रोजन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, इसको मिला एक प्रकार का एनाइन बन गया। अब ये एनाइन क्या करेगा, ये एनाइन एक हैलाइड छोड़ देगा, त्याग देगा, तब बनेगी डाइक्लोरोकार्बिन। क्लियर, जैसे हमने मेथड ऑफ फॉर्मेशन में पढ़ा था वहाँ पे वैसा ही था। तो ये डाइक्लोरोकार्बिन बन गई, ये मध्यवर्ती के रूप में बन गई। लेकिन हम रिएक्शन पूरी देखते हैं एक तरह से, और आगे क्या होगा, सेकेंड स्टेप के अंदर ये डाइक्लोरोकार्बिन जो मध्यवर्ती हैं ये अटैक करेगी, कहाँ अटैक करेगी, ये अटैक करेगी आपके फिनॉल पे, ये डाइक्लोरोकार्बिन ये अटैक करेगी फिनॉल पे। तो ये जो है इसके पास में इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, देखो अभी डाइक्लोरोकार्बिन किस तरह का एक रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो अटैक कौन करेगा, यहाँ से इसकी तरफ अटैक का। इस इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन की तरफ गमन करेगा। तो इस तरह से जो अगला स्टेप होगा उसके अंदर देखो, ऑक्सीजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन गया इसलिए इसके ऊपर प्लस आएगा। ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट के कहाँ गया, यहाँ पे CCl2। और इस कार्बन पे, ये जो रिंग के अंदर कार्बन है, इस पे कौन जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। अगर इसको जुड़ना है तो हाइड्रोजन को वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो एक बार मैंने इसको यहाँ पे लिखा है कि इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। अगले स्टेप के अंदर क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अब बाहर निकलेगा, क्योंकि ये बाहर निकलेगा तभी तो इसको जगह मिलेगी। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, तो इसकी कमी की वापस पूरी हो गई, ये वापस अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा खुद, और खुद H जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये खुद हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ये वापस आ गया OH, यहाँ पे आ गया CCl2। अब ये हाइड्रोजन जो बाहर निकला वो कहाँ गया, ये हाइड्रोजन बाहर निकल के इसके अंदर चला जाएगा। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसका इंसर्शन हो रहा है CHCl2। ठीक है, जो हाइड्रोजन बाहर निकला था वो हाइड्रोजन कहाँ चला गया, इसके अंदर इंसर्ट हो गया। अब क्या होगा, अब हम इसके साथ कराएंगे KOH के 2 मॉलिक्यूल के साथ में कराएंगे हाइड्रोलाइसिस। इस तरह से ये टूटेगा, देखो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ KOH। ठीक है, तो देखो ये KCl
ये 2 मोल KCl के बाहर निकल गए, KCl2, तो KCl कितने KCl बाहर निकले, 2 KCl के मॉलिक्यूल बाहर निकले गए। अब बचा क्या है, बचा है यहाँ पे OH, यहाँ पे बचा आपके कार्बन H, एक OH और दूसरा OH, ठीक है। एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं और आपको याद रखना कि एक ही कार्बन पे कभी भी 2 OH समूह नहीं रह सकते, तो अब होगा क्या, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, मतलब जल का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये आपके H2O बाहर निकल गया। तो अब बचा क्या, तो जो बचा है वो है, देखो ये OH और यहाँ पे क्या बचा, CHO, तो ये CHO, क्लियर। ये बन गया आपका प्रोडक्ट, क्या नाम है इसका, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका नाम है, ठीक है। तो ये कहलाती है रायमर-टीमान अभिक्रिया और इस अभिक्रिया के अंतर्गत कौन बन रहा है, मध्यवर्ती बन रहा है, कौन सा, कार्बिन मध्यवर्ती इसके अंदर बनता है, इसके लिए हम इसको पढ़ रहे थे, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया, उसे हम कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन जो अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया के अंदर जो एमीन होता है, प्राइमरी एमीन, उसकी रिएक्शन कराई जाती है क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ में, तब बनता है आइसोसाइनाइड RNC, ठीक है। ये क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड बनने के कारण एक दुर्गंध आती है, गंदी स्मेल आती है, आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर भी मध्यवर्ती के रूप में कौन बनेगा, मध्यवर्ती के रूप में कार्बिन बनता है। तो देखो इसकी मैकेनिज्म आदि तो सेम ही है यहाँ तक, तो क्योंकि इसके अंदर भी क्लोरोफॉर्म और क्षार है। तो सबसे पहले ये क्या काम करेगा, ये क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया करेगा क्षार के साथ में और क्या बना देगा, CCl3- और ये H2O बाहर निकल गया, OH और यहाँ से एक H, ठीक है। अब ये CCl3 एक क्लोराइड त्याग देगा और CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन बना देगा, बना दी डाइक्लोरोकार्बिन, अपना इंटरमीडिएट बन गया। अब प्रोडक्ट तक चलते हैं, अपन प्रोडक्ट भी बना लेते हैं। तो अब प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटरमीडिएट अटैक करता है किसके ऊपर, इस प्राइमरी एमीन के ऊपर, H और H ऐसे लिख देती हूँ। इसके ऊपर अटैक कौन करेगा, ये डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है। डाइक्लोरोकार्बिन के ऊपर अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन के पास में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास में तो कम है, इसके पास ज़्यादा है, तो ये इसको देगा, तो यहाँ पे इसका अटैक होगा एक तरह से। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगी ताकि आपको ये याद भी रहे। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ पे Cl जुड़ा, यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया, इसने अटैक कर लिया। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी तरीका है। ये HCl बाहर निकल गया, ये HCl बाहर निकल गया, 2 बॉन्ड टूटे तो कितने बनेंगे, 2 बॉन्ड वापस बनेंगे यहाँ पे। तो ये 2 HCl के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, तो देखो R N और ये 3 बॉन्ड के साथ में C, तो RNC वापस एल्किल आइसोसाइनाइड बन गया, ठीक है। तो इस तरह से एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाता है, क्लियर। अब इसमें क्या बनती है, इंटरमीडिएट कार्बिन बनती है, इसलिए इस रिएक्शन को अपन पढ़ते हैं कि इसमें भी इंटरमीडिएट कार्बिन बनती है, क्लियर। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन कार्बिन के बारे में। कार्बिन क्या है, 2 प्रकार की, सिंगलेट, ट्रिपलेट, कार्बिन को बनाने की विधि और कार्बिन की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं इसी के अंदर अगला इंटरमीडिएट जिसका नाम है नाइट्रीन। कार्बिन और नाइट्रेट लगभग एक जैसे ही है, ठीक है, तो उसको भी साथ में ही देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखो नाइट्रीन।